अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने रजा रूमी साहब। आज एक बार फिर बात करेंगे तालिबान मुज़ाकरात की, जिक्र करेंगे कि हमारे मुल्क में आखिर खाना कल्चर कब बदलेगा। आज ख़वातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन क्या बिन्ते हवा की तकदीर बदल सकेगी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे रूमी साहब। तबसरे पे तबसरा हो रहा है। तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से हम इससे पहले भी कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, इसको हम भी डिस्कशन का मौजू बना चुके हैं। आज दोनों जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया है। क्या ये मुस्बत पेशरफ्त का पेशखैमा साबित हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जिससे हमने पहले बात की है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा, जंग बंदी नहीं होगी, तो उस वक्त तक मुज़ाकरात तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये अच्छी बात है, हुकूमत भी इसका जिक्र करती रही है और बारहा इसकी बात होती रही है, क्योंकि ये एक बुनियादी शर्त होती है। देखिए, जब दो फरीकैन बात करते हैं, वो अपनी जो होती है हॉस्टिलिटी होती है या अपनी जो मारपीट होती है, उसको एक बालाए ताक रखकर बात करते हैं। मगर इसके साथ ये हुआ कि आपने देखा कि पिछले दिनों तय दर पे हमले हुए। पेशावर में खुसूसन 2 बार सिनेमा को अटैक किया गया, रेस्टोरेंट को अटैक किया गया, आज में रंगून में एक वाकया हुआ। अब तालिबान ने तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वो कह रहे हैं कि जी ये तो कोई और कुव्वतें हैं, और हमारे यहां भी बहुत सारे लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं ये तीसरी कुव्वत है जो कि मुज़ाकरात को खराब करना चाह रही है, और या जो कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रही है कि तालिबान जो है वो बात दिया रहे। मगर अब ये देखने वाली बात है कि ये हमले कब बंद होते हैं और कब ये एक तरह से मुकम्मल सीज फायर होता है, क्योंकि ये सिर्फ टीटीपी की बात नहीं है, उनके और भी साथी और भी ग्रुप्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो कि बाय एंड लार्ज उनके हमनवा हैं, हम हलीफ हैं। मगर अब अगर ये हमले जारी रहेंगे तो आपकी मुज़ाकरा की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ सकेगी। तो ये बताइएगा रूबी साहब कि ये जो तीसरी कुव्वत का बार बार हम सुनते हैं, तीसरी कुव्वत का तयन कौन करेगा, और क्या अगर तीसरी कुव्वत भी इतनी पावरफुल हो जाती है तो क्या हुकूमत उनके साथ भी मुज़ाकरात करेगी? देखिए, तीसरी कुव्वत पाकिस्तान में अक्सर ये समझा जाता है कि सीआईए जो है ब्लैक वाटर, उसकी जो कंपनी है ठेकेदार, वो सीआईए की बहुत बड़ी है, इराक में भी अफगानिस्तान में भी, अब उसका नाम बदल के जी कंपनी हो गया गालिबन, वो ये हमले कराते हैं। यहाँ हिंदुस्तान से रॉ के एजेंट आकर यहां पर ये धमाके करते हैं। ये हमारे यहां एक तासुर आम है कि गैर मुल्की हमारे जो दुश्मन हैं वो ये काम करते हैं। मगर देखिए, बात ये है कि ये इसका तयन करना हुकूमत का काम है, हमारे इंटेलिजेंस इदारों का काम है। अगर गैर मुल्की लोग इसमें मुलव्वस है, बिल्कुल उनकी निशानदेही करके उनको पकड़ें। मगर सच तो यह है कि बहुत से ग्रुप आकर अखबारों में, मीडिया में कहते हैं जी हमने ये किया है। अब वो जन्नुल्लाह जो थे वो पेशावर में जो एक ग्रुप है उसका जिहाद कश्मीर से भी ताल्लुक रहा है, उन्होंने कहा कि जी हमने पेशावर में अटैक किया था। अब सवाल ये कि ये बड़ी एक यहां पर एक मजे का खेज बात बन गई है कि ग्रुप्स आके खुद एडमिट करते हैं जी हमने किया है, मगर हमारे लोग, हमारी अवाम, हमारा कुछ मीडिया के हिस्से और हमारी कुछ रियासत के हिस्से वो कह रहे नहीं जी बाहर के लोगों ने किया है। ये अब बात कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, यही जानना है। अच्छा रूमी साहब, अगर हम यहाँ पे जिक्र करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो हैं इमरान खान साहब, बड़े हामी रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, अभी भी हैं, और उनका ये बयान भी सामने आया है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उस हवाले से भी, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि साबिक आर्मी चीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ को बताया था कि अगर ऑपरेशन होता है तो उसके 40% इम्कानात हैं कामयाब होने के। मुज़ाकरात की बातें भी हो रही है, लेकिन इस जगह पर आकर और इस नहज पर आकर इस किस्म के इंकशाफात क्या असर डाल सकते हैं? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये क्या असर डाल सकते हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि बिलफरज अगर ये बात कही भी जनरल कियानी ने मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ ने जो कि रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि हम कोई वो इनसाइड एक्सेस तो नहीं है कि क्या हुआ था एपीसी की मीटिंग में, मगर अगर ये बात कही भी गई है तो इसको बरमला कहना, इस पे सवाल उठ सकता है कि क्या ये हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़, हमारे दिफा के इंटरेस्ट में है कि हम अपनी आर्मी जो है, जो हमारी अफवाज जिन पर हमें बड़ा नाज है कि वो एक बहुत मजबूत इदारा है एक तो, और ये बात सच भी है कि पाकिस्तान में बाकी इदारों की निस्बत वो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और उसके पास हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है, और उसके बावजूद वो कह रही थी 40% चांस है। आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात जो होती है इससे मोरल भी डाउन होता है, अवाम का भी डाउन होता है। अवाम कहते जी ऐसा तो कुछ नहीं होना, अच्छा ठीक है जी, जो कहते हैं मान लो ना दिगाल, आपको मुज़ाकरात करें शौक से, मगर जो एक सेट होती है रियासत के फोर्स की, रियासत के खौफ की, वो नहीं जानी चाहिए। मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया हीम यार खान से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली, क्या पूछना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर।
سر رومی صاحب سے میں ایک کوشچن پوچھوں گا کہ ہم لوگوں کی نالج اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ خبروں کا تجزیہ کر رہے ہو، تو سر آپ ہمارے کو تھوڑا تجزیہ کر کے بتاؤ کہ یہ 40% کی جو کیلکولیشن ہے وہ نواز شریف صاحب نے کس طرح کری ہے، شاید آپ بہتر طریقے سے ڈسکرائب کر سکو، کیونکہ کیلکولیشن کرنے کا بیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ میں آج تک میں خود بھی یعنی کہ مارکیٹنگ کا بندہ ہوں، کیلکولیشن کسی بیس پہ کی جاتی ہے، تو آپ اگر ان کے میتھڈ کو سمجھ سکے ہو کہ وہ کیلکولیشن میتھڈ کیا ہے تو کائنڈلی ایکسپلین کرو آپ۔ میرے خیال سے تو کوئی اس کا میتھڈ نبیلا نہیں ہے، کوئی سائنسی تو مجھے نہیں پتا، کوئی جو دفاعی امور کے تجزیہ کار ہوتے ہیں یا ایکسپرٹس ہوتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی فارمولا ہوگا۔ فی الحال تو یہ میاں نواز شریف اور عمران خان کا فارمولا ہے جو انہوں نے لگا کے عوام میں مشہور کر دیا ہے، اور جو ہے ہم اس پہ بات کے لیکن عوام کنفیوز ہو گئی ہے، عوام ظاہری بات ہے کنفیوز ہوگی۔ دیکھیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات کو روک دیجیے اور مار دھاڑ کیجیے، جو جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ خون کے پیاسے ہیں، ڈالر کے پجاری ہیں، اور یہ جو ہے نہتے طالبان کو یا عام لوگوں کو مارنا چاہتا، ایسی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کریں آپ بالکل، اگر کوئی صورت نکلتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اب تو وہ تحریک طالبان پاکستان میز پر بھی آ گئی ہے، انہوں نے اپنی کمیٹی قائم کر دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے شرائط دے دی ہیں، تو اس پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، مگر آپ اپنی ریاست کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ریاست جو ہے وہ مقدم ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل۔ رومی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر اظہر مدیر صاحب، ریٹائر بریگیڈیئر اظہر مدیر صاحب نے بھی، ان سے بھی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ جو 40% کی بات ہو رہی ہے انہی سے جانیں گے۔ اظہر مدیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی کیلکولیشن اس وقت میں کرنا درست ہے؟ میرا خیال ہے اس طرح کی بات ہوئی نہیں ہوگی، کوئی آرمی یہ نہیں بول سکتی کہ جی جو آپریشن ہم کریں گے کچھ دہشت گردوں کے خلاف اس کا 40% امکان ہے۔ یہ بات سمجھنے میں عمران صاحب کو غلطی لگی ہے۔ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ساؤتھ وزیرستان سے مشکل نہیں ہوگا، نہ سوات سے مشکل ہوگا، وہاں پر وہ لوگ اس سے زیادہ تیار تھے، مورچہ بندی انہوں نے کی ہوئی تھی، پکے کنکریٹ کے بنکر بنائے ہوئے تھے۔ کیا نارتھ وزیرستان میں کوئی نئی چیزیں آ گئی ہیں؟ ان کے پاس کوئی زمین سے ہوا میں مارنے والے میزائل انہوں نے لے لیے ہیں، یا کوئی ٹینک شکن ہتھیار ان کے پاس آ گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھیں جی جب آپ ایک علاقہ ان دہشت گردوں سے لیتے ہیں تو وہ ایک 40% یا 50% کام آپ کا ہو جاتا ہے، ٹیررزم ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پھر آپ کو جو سول انتظامیہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ لگتا ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کرنے اور دوبارہ اس کو اس حالت میں لانے کے لیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، قطع کلامی معاف، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تاثر کیوں پھیلایا گیا ہے اور اب پھیل گیا ہے ملک میں کہ جی اگر آپریشن ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا، ہمارے افواج جو ہیں وہ پچھلے 10 سال سے فاٹا میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکا، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی لوگ نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ جنگ یہ شروع کیسے ہوئی، کب فوج کب گئی فاٹا میں؟ ابھی تک عمران صاحب بولتے ہیں کہ 2004 میں فوج جب فاٹا گئی تھی، شروع فوج وہاں پر 2001-2 میں گئی تھی، اور وہ اس لیے گئی تھی کہ وہاں پر غیر ملکی دہشت گرد القاعدہ کے آ کر وہاں پر ان کا ایک پلان تھا کہ وہاں پر ایک بیس بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 2009 میں ان کے پاس 18 ایڈمنسٹریٹو یونٹس طالبان کے پورے کنٹرول میں تھی یا ان کے انفلوئنس میں تھی، اس میں 7 قبائلی ایجنسیاں تھیں، 6 قبائلی جس کو فرنٹیئر ریجنز بولتے ہیں، اور 5 ضلع تھے خیبر پختونخوا کے۔ ان 17 سے ان کو نکال دیا گیا ہے اور ہر ایک سے ان کو فورس کے ذریعے نکالے، طاقت کا استعمال ہوا ہے، پریشن ہوا ہے، ہر جگہ بات چیت ہوئی ہے۔ وہ ناکام جب ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے، اور نارتھ وزیرستان کا آپریشن جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا۔ وہ اس طرح ساؤتھ جیسے نہیں ہوگا کہ ٹرینک رول کر رہے ہیں اور آرمی ایک طرف سے موو کر رہی ہے، وہ ٹارگیٹ کریں گے ان کے کمپاؤنڈز کو، پورے نارتھ وزیرستان کو نہیں کریں گے۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کوئی مشکل ہوگا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیں کہ عوام میں جو یہ کنفیوژن اور بے چینی ہے اس بات سے کہ جی 40% امکان ہے، آپ کے خیال سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ جو
अगर स्वात और साउथ वजीरिस्तान और ममन के ऑपरेशन पड़े, वो कैसे किसी जगह पर वो गार बनाए हुए थे, मोर्चे खोदे हुए थे, मंगौरा में मोर्चे खोदे हुए थे, और पूरे वो सिटी को उन्होंने काबू किया हुआ था। फौज ने टाइम नहीं लगाया वो क्लियर के लिए। फौज के लिए नॉर्थ वजीरिस्तान क्लियर करना कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब ऐसी बातें एक आर्मी चीफ के हवाले से, सही हो गलत हो वो तो आप कह रहे हैं कि जारी बात है, इसकी वेरिफिकेशन करना जरा लंबा काम है और मुश्किल भी है, तो ISPR क्यों नहीं आकर इसका लोगों की रहनुमाई करता कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत घबराएं, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी अफवाज में वो बिल्कुल कैपेबिलिटी है कि वो फाइट कर सकती हैं। लेकिन जी, ये एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव चलाया हुआ है जिसके ऊपर ये नौजवान तबका उसको फॉलो कर रहा है, उनको मिसलीड कर रहे हैं, उनको गलत चीजें बताई जा रही हैं कि 2004 से पहले सुसाइड बॉम्बिंग नहीं थी, हम अमेरिका की जंग से निकल आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तालिबान आज भी बोलते हैं कि हम शरीयत नाफिज करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अमेरिका से अफगानिस्तान, हम इसलिए मुसलमान पाकिस्तानियों को मार रहे हैं कि अफगानिस्तान पे अमेरिका काबिज है। वो बोलते हैं कि हम शरीयत लाएंगे, अमेरिका के आने जाने से उनका ताल्लुक नहीं है। तो मैं उनको ISPR को करना चाहिए, वो करते भी रहते हैं, लेकिन इतना मीडिया, इतने बेहिसाब चैनल है कि जो है ना, उनका जो नैरेटिव है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचता नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इस बहुत अहम मसले के ऊपर रहनुमाई की, और मेरे ख्याल से जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे होंगे वो भी इस कंफ्यूजन और इस इबहाम से अब अपनी जान छुड़ा लें कि ऐसी बात नहीं है। ये 40% का फिगर और ये फॉर्मूले जो हैं, ये बिल्कुल इन पर मत कान धरें, क्योंकि हमारी अफवाज में ये कैपेबिलिटी है। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, मगर अपने दिफा को, अपने कौमी इदारों को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं होने देंगे। बिल्कुल रोमी साहब, इसमें और भी बहुत से पहलू ऐसे हैं जो कि तवज्जो तलब हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमसे राब्ते की तफसीलात आप बजरिया स्क्रीन देख सकते हैं और हमसे राब्ते में भी रहिएगा।